कभी सोचा है, क्या ऐसी दुनिया हो सकती है जहां कोई गरीब ना हो, या ये बस एक सपना है? यही सवाल एक ऐसी विचारधारा के दिल में है जिस पर इतिहास में शायद सबसे ज्यादा बहस हुई है, समाजवाद। आज हम इसी की परतें खोलेंगे, समझेंगे कि असल में इसका मतलब क्या है और क्यों आज भी ये इतना जरूरी है। तो सारी बहस आकर एक जगह रुक जाती है। मुनाफा जरूरी है या इंसान? ये एक छोटा सा सवाल है, पर यही हमें सीधा समाजवाद की जड़ तक ले जाता है। चलिए मेरे साथ विचारधाराओं के इस टकराव को और गहराई से समझते हैं। हाँ, मुझे पता है, समाजवाद नाम सुनते ही थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, हमने इसे 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है ताकि हम सब मिलकर इसे कदम दर कदम समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। नारों और भाषणों को अगर एक तरफ रख दें तो आखिर ये समाजवाद है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो समाजवाद का मतलब है सामाजिक स्वामित्व। अब इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं ना, उनका इस्तेमाल कैसे हो, ये फैसला कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा समाज मिलकर करे, ताकि फायदा भी सबको हो, कुछ गिने चुने लोगों को नहीं। और जब हम कहते हैं उत्पादन के साधन, तो हमारा मतलब है यही सब: जमीन, बड़े बड़े कारखाने, खनिज, ये सारी चीजें। समाजवाद की जो कोर सोच है वो ये है कि अगर इन पर समाज का कंट्रोल हो तो इनसे जो भी कमाई होगी उसे पूरी आबादी में ज्यादा बराबरी से बांटा जा सकता है। वैसे ये आइडिया सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इसे असलियत में उतारना हमेशा से ही बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है। कोई भी आइडिया अचानक से तो पैदा नहीं होता। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि समाजवाद की ये चिंगारी आखिर लगी कहां से। देखिए, कहानी शुरू होती है औद्योगिक क्रांति से। इसने दौलत तो बेहिसाब बनाई, लेकिन साथ ही साथ एक भयानक असमानता भी पैदा कर दी। अन्याय और शोषण का माहौल था, और बस इसी माहौल में समाजवाद के बीज फूटे। तो उस दौर के जो विचारक थे, उन्होंने यही सवाल उठाया, क्या ये सही है कि एक तरफ तो दौलत के पहाड़ खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबी और शोषण की इतनी गहरी खाई है? बस इसी एक सवाल ने न्याय की एक नई खोज शुरू कर दी। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, समाजवाद कोई एक किताब नहीं है जिसके नियम फिक्स हैं। नहीं, ये तो विचारों का एक पूरा परिवार है जिसकी कई अलग अलग शाखाएं हैं। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि लोग अक्सर इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। भले ही रास्ते अलग अलग हों, लेकिन ज्यादातर समाजवादी विचारधाराओं की मंजिल एक ही जैसी है। क्या? अमीर गरीब के बीच का जो गैप है उसे कम करना, सामाजिक न्याय लाना, शोषण को खत्म करना, और जो बेसिक चीजें हैं जैसे हेल्थ और एजुकेशन, वो सबको मिले। मतलब शॉर्ट में कहें तो समाजवाद एक ऐसे समाज की बात करता है जहां इंसान की इज्जत और सबकी भलाई सबसे ऊपर हो। यहां पर हम समाजवाद की कुछ अलग अलग ब्रांचेस को देख सकते हैं, और इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे सोशल डेमोक्रेसी को ही ले लीजिए। ये कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात नहीं करती, बल्कि उसे ज्यादा इंसानी बनाने की कोशिश करती है। कैसे? एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट के जरिए, जैसे सरकारी अस्पताल, अच्छी शिक्षा। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसका मकसद तो सामाजिक मालिकाना हक ही है, लेकिन क्रांति से नहीं बल्कि वोटिंग और लोकतांत्रिक तरीकों से। और जब भी समाजवाद की बात होती है, एक नाम को नजरअंदाज करना नामुमकिन है: कार्ल मार्क्स। यकीनन वो इसके इतिहास के सबसे असरदार और सबसे विवादित विचारक रहे हैं। मार्क्स के लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो पूरे इंसानी इतिहास का ताला खोलने वाली चाबी थी। एक लगातार चलने वाली लड़ाई जो हमेशा से जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है के बीच चलती आई है। मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिज्म ने समाज को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ बुर्जुआ, मतलब जो फैक्ट्रियों और जमीन के मालिक हैं, और दूसरी तरफ सर्वहारा, यानी मजदूर वर्ग, जो अपनी मेहनत बेचकर गुजारा करता है। अब जरा सोचिए, एक फैक्ट्री मालिक का फायदा किसमें है? कम से कम मजदूरी देकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में, और मजदूर का फायदा ज्यादा से ज्यादा मजदूरी पाने में। मार्क्स के लिए ये टकराव इतना गहरा है कि जब तक कैपिटलिज्म है, ये खत्म हो ही नहीं सकता। मार्क्स का मानना था कि ये जो वर्ग संघर्ष है ना, ये एक दिन क्रांति का रूप लेगा। मजदूर वर्ग सत्ता पर कब्जा कर लेगा, और इसके बाद एक सर्वहारा की तानाशाही का दौर आएगा। अब देखिए, जब मार्क्स ने ये शब्द इस्तेमाल किया था तो उनका मतलब आज वाली डिक्टेटरशिप से नहीं था। उनके लिए ये एक
एक टेम्पररी फेज था, एक ट्रांजिशन का दौर जिसे मजदूर वर्ग चलाएगा ताकि धीरे धीरे सारे वर्ग खत्म हो जाएं और आखिर में एक ऐसा समाज बने जहां कोई वर्ग ना हो। तो चलिए अब इन ग्लोबल आइडियाज से हटकर अपने देश की बात करते हैं। भारत ने समाजवाद का कौन सा रास्ता अपनाया? यहां की कहानी क्रांति की नहीं बल्कि लोकतंत्र की है। ये बदलाव जो इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान किया था, भारत को एक ऐसे देश के तौर पर पेश करने की एक कोशिश थी जो सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए कमिटेड है। हालांकि इसे लागू कैसे किया गया और इसके असली मायने क्या थे, इस पर तब से लेकर आज तक जबरदस्त बहस होती रही है। भारत का जो समाजवाद था, जिसे अक्सर नेहरूवादी समाजवाद भी कहते हैं, उसने कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह खत्म करने की बात नहीं की, बल्कि यहां एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। एक मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनियां और योजनाएं देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकास का फायदा सब तक पहुंचाने में मदद करें। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। इस ग्लोबलाइजेशन और मार्केट के जमाने में क्या समाजवाद के लिए कोई जगह बची है? अमीर और गरीब के बीच की ये जो बढ़ती हुई खाई है, जिसे ये चार्ट इतनी साफ साफ दिखा रहा है, ये ठीक वही मुद्दा है जिससे समाजवाद अपनी शुरुआत से ही लड़ना चाहता था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या उसके दिए हुए कुछ जवाब आज भी हमारे काम आ सकते हैं? हो सकता है हम उन्हें समाजवादी न कहें, लेकिन सोचिए, जब भी हम सबके लिए अच्छे सरकारी अस्पताल या अच्छी शिक्षा की बात करते हैं या कमज़ोर लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी की वकालत करते हैं, तो हम जाने अनजाने में समाजवादी आदर्शों को ही तो दोहरा रहे होते हैं। शायद 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती यही बैलेंस ढूंढना है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां बाजार दौलत तो बनाए, लेकिन उसकी हदें इंसानियत और एक दूसरे का साथ तय करे। इस सवाल का कोई एक आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बेहतर और ज्यादा न्याय वाला समाज बनाने के लिए इस सवाल को पूछते रहना ही शायद पहला कदम है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।